नमस्कार, सेना को सलाम। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। यूं तो इस देश में हम सालों मतलब हर साल में हर दिन यानी 365 दिन सेना को याद करते रहते हैं, क्योंकि सेना हमारी न सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा करती है बल्कि कोई आतंकवादी हमला हो जाए तो हमें सेना की याद आती है, देश में चुनाव हो तब हमें सेना की याद आती है, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए तब हमें सेना की याद आती है, कोई भी मुश्किल आ जाए हमें सेना की याद आती है। लेकिन आज खास करके सेना को न सिर्फ याद करने का दिन है बल्कि सेना को सलाम करने का दिन है, क्योंकि आज सेना दिवस है। 68वां सेना दिवस है आज। और भारतीय सेना, जिसको कह सकते हैं कि साहस, शौर्य और पराक्रम का पर्यायवाची शब्द बन चुकी है भारतीय सेना, और सिर्फ मुश्किल घड़ियों में ही नहीं बल्कि शांति के समय में भी भारतीय सेना लगातार एक अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। और कह सकते हैं कि दुनिया की इस वक्त सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है भारतीय सेना। तो भारतीय सेना को सलाम करते हुए हमारा आज का कार्यक्रम है। भारतीय सेना के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या परंपरा है भारतीय सेना की, और किस तरह से भारतीय सेना आधुनिक हो रही है, और जो आने वाली चुनौतियां हैं उनके लिए किस तरह से तैयार हो रही है। इसी सब पर आज हम बात करेंगे। सेना को सलाम हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय साहब हैं। जनरल साहब फॉर्मर डीजी हैं, स्टाफ ड्यूटीज आर्मी हेडक्वार्टर में। और हमारे साथ दूसरे मेहमान कैप्टन M.K. तायल हैं। कैप्टन M.K. तायल इस वक्त एडिटर हैं द कॉरेस्पॉन्डेंट के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले जनरल रामेश्वर राय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारतीय सेना का हिस्सा होना, आप क्योंकि आप रिटायर्ड हैं, सेना के हिस्सा रहे, कैसा लगता है भारतीय सेना का एक हिस्सा होना? और जब आप सेना से निकलकर समाज में जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि सेना को वास्तव में उस नज़र से देखा जाता है, उतनी प्रतिष्ठा जो है, उतनी इज्जत, उतना मान सम्मान जो है एक सैनिक को इस देश में दिया जाता है? क्या मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूँ पहले। देखिए, भारतीय सेना में जाना एक सपना सा लगता है, और जब पूरे 42 साल के बाद मैं बाहर आया तो अभी भी वो सपना जैसे कि चल ही रहा है। ऐसा कहा जाता है कि सोल्जर नेवर रिटायर्स। तो रिटायरमेंट शब्द जो है किसी और के लिए होगा, सोल्जर के लिए तो है नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक विश्व ये तो जानता है कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर विश्व ये कम जानता है कि यहाँ की जो सेना है, भारतीय सेना है, इसने आज़ादी से लेकर अब तक वो कार्य किए हैं जो विश्व की किसी और सेना ने नहीं किया। अगर मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दूं, 1971 की जो लड़ाई है जिसमें कि 95,000 पाकिस्तानी सोल्जर हमने बंदी बनाए थे, समर्पण करने पर मजबूर किया था, ये इतिहास आज तक किसी और देश की सेना का नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा एक कहेंगे आप क्लाइमेक्स रहा है आज़ादी के बाद से। जहाँ तक देशवासियों का भारतीय सेना के प्रति आदर, सत्कार और जो भी मतलब वो हमारी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का जो उनका योगदान है, उसको आप ऐसे समझें कि लोकतंत्र में हमारी सेना जो है बिल्कुल ही राजनीति और इन सब के चीज़ों से अलग है। इसको कहते हैं कि जैसे अपॉलिटिकल सेना है। और वो देखते हुए आपने खुद ही कहा, जैसे कि शुरुआत के आपके कुछ शब्दों में, कि चाहे वो किसी घटना का शुरुआत हो, चाहे वो घटना का लगातार चलना हो या उसके बाद में, हमेशा ही इसको याद किया जाता है। मेरे ख्याल से इससे बड़ा हमारे लिए देशवासियों से प्रेम का और क्या उदाहरण हो सकता है, जिसको कि आप हर तरह के उसमें विपदाएं हैं तब आप याद करते हैं, अगर खुशहाली का माहौल है तब आप याद करते हैं, अगर शुरुआत से लेके अब तक कितनी बार देश में कितने मौक़ों पे हम एक मतलब देश की हर एक्टिविटी का एक हिस्सा बने हुए हैं। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि हमारे सेना के अंदर हर तरह के लोग आते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ तक देशवासियों के प्रेम का सवाल है, मैं नहीं समझ सकता कि इससे अधिक प्रेम और प्रतिष्ठा किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन को प्राप्त है। और एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा यहाँ पे मैं। इंडिया टुडे ने बहुत पहले एक सर्वे किया था, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसमें जो है आर्मी को जुडिशरी से भी ऊपर रखा गया था, जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशनल क्रेडिबिलिटी और प्रतिष्ठा का सवाल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हालांकि जैसा कि जनरल साहब ने बताया कि भारतीय सेना अराजनीतिक है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं, देश में जब कभी भी निराशा का माहौल होता है, जब कभी भी आम लोग देश के निराश होते हैं, उनको लगता है कुछ नहीं हो रहा, देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा,
तब वो ये जरूर कहते हैं कि भाई सेना कम से कम जो है सेना में अच्छा हो रहा है और इस देश को सेना के हवाले कर दिए। ऐसा लोग भी कहते हैं, हालांकि सेना, जैसे मैंने कहा, राजनीतिक है, भारत एक लोकतंत्र है और सेना जिस तरह से लोकतंत्र में भी जो अपनी जिम्मेदारी निभाती है वो भी एक अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण है। और कैप्टन साहब, मैं जब बात जो अभी जनरल साहब ने कहा 93,000 सैनिकों ने 95,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, ये इतिहास दुनिया में किसी भी सेना के किताब में लिखा हुआ नहीं है। और ये तो बात हुई लड़ाई की, एक और इतिहास है शांति का, मुसीबत का, जो ऑपरेशन राहत 2013 में हुआ था। वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सिविलियन ऑपरेशन था जो राहत के लिए चलाया गया बाढ़ के वक्त, जब हरिद्वार में हमने देखा जब भयंकर बाढ़ आई, लोग पहाड़ों में फंस गए। जिस तरह से सेना ने जो भूमिका निभाई लोगों को वहां से निकालने में, लोगों को मदद पहुंचाने में, ये दिखाता है कि सेना सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि शांति काल में भी इस वक्त देश के लिए जो है अपना जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। ये हरिद्वार या ऋषिकेश या उत्तराखंड की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई या कहीं जैसे महाराष्ट्र में अर्थक्वेक आया, कहीं और जगह, हर जगह सेना ने बढ़ चढ़ के आगे आके बखूबी अपने आप को लोगों को सेवा की है। उसमें ये महसूस नहीं होता कि हम हमेशा सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो सेना को याद कर लो। क्यों करते हैं? क्योंकि सेना हमेशा, आप हुक्म चलता है सेना में, फौज में जो नियम है वो बिल्कुल एक तरह से आप समझ लीजिएगा आम नागरिक जो है वो कहते हैं कि अगर फौज को इमुलेट करना है, एक सोल्जर को देखना है, वो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन किस में है? फौज में है। तो यहाँ पर डेडिकेशन पूरी है अपने काम के प्रति और जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा उम्मीदें करते हैं, उससे ज़्यादा लोग ये सेना परफॉर्म करती है। कश्मीर में आप देखें, कश्मीर में हालांकि लोगों का थोड़ा फीलिंग डिफरेंट रहता है सेना के प्रति, पर जब बाढ़ की वक्त आए तो लोगों ने सेना की भूमिका को सराहा कि इतना बखूबी काम सेना ने किया। अब आप यहाँ पे उत्तराखंड में जाइएगा, जहाँ पर जो सिविलियन हेल्प नहीं पहुँच पा रही थी, सेना ने अपने जवान अपने किस तरह से कैसे सेना मुश्किल जगहों पर पहुँची है, राहत दिया है। जो एक 2 हफ्ते तक जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाया था तो वहाँ पर जवान अपने आप पहुँचे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से लोगों को जो है जब महसूस होता है कि हाँ हमारा कौन कर रहा है, जब हमें आपदा आती है तो हमारी सेना हमारे को करती है। पुलिस का एक अलग कार्य है, पुलिस अपने हिसाब से अपने करती है, पर सेना जो है आगे बढ़ चढ़ के जितना काम करती है उसके लिए आप उसको, जैसे आपने कहा हमारी विश्व की सबसे बड़ी सेना या दूसरी सबसे बड़ी सेना है। एक बार वर्दी पहन के अब आप जब निकलते हैं तो आपको अपने आप ही देखने को मिलता है कि आप किस तरह से जा रहे हैं। अगर आप सिविल ट्रेन में भी बैठे हैं, अगर आपने किसी को कह दिया ये फौजी है तो सब लोग आपको मान से देखते हैं। बिल्कुल फौजी है अपने आप में, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। अगर आप जा रहे हैं कहीं पे भी ट्रेन में, मैं बहुत सारे बार तो आप फौजी हैं तो आपको सम्मान मिलता है, लोग देखने को। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए और जाहिर तौर पर ये एक अपनी परंपरा रही है। और जो हम भारतीय सेना की उपलब्धियों की बात करें उसमें और बहुत सारी चीजें, मैं एक एक करके बात करूंगा, लेकिन एक परंपरा के तौर पर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जनरल साहब, इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगा कि अभी जब हमने देखा पठानकोट में जब आतंकवादी हमला हुआ, उस आतंकवादी हमले के बाद उसमें हमारे 7 जवान शहीद हुए थे, उसमें से एक हवलदार संजीवन राणा वो भी शहीद हुए और हिमाचल के रहने वाले, और उनके पिता एक्स सर्विसमैन हैं और उन्होंने अपने बेटे की शहादत के बाद बोला कि मैं अपने पोते को सेना में भेजूंगा। ये जज्बा, ये डिसिप्लिन, ये हिम्मत, ये साहस कहाँ से लाई भारतीय सेना, ये मुझे बताइए। देखिए, ऐसे है कि जब भी कोई सेना में भर्ती होता है तो वो उसकी जो देखभाल सेना करती है वो भर्ती होने से लेकर के, बिल्कुल कहते हैं वूम टू टूम, ये एक कहावत है हमारी फौज के अंदर कि उसको जो है जब से उसने एक बार फौज का दामन पकड़ा है तब से लेकर जब तक वो पृथ्वी से नहीं उठता है तब तक उसकी देखभाल की जाती है। ये बहुत कम देशों में ऐसा होता है कि एक तरह से नेशन जो है, देश जो है, उसको अडॉप्ट कर लेता है उस सोल्जर को। और यही वजह है कि जो उसकी गाथाएं या उसकी जो एक इतिहास बन चुका है वो इतिहास का पन्ना बनता जाता है, इतिहास का हिस्सा बनता जाता है। और कई आपको मिलेंगे ऐसे सोल्जर्स जो इस बात में बहुत गर्व महसूस करेंगे कि देखिए हमारे ग्रैंडफादर थे वो दूसरे महायुद्ध में लड़े, हमारे जो फादर हैं वो चाइनीज़ उसमें लड़ाई में 62 में थे, और मैं अभी फौज में हूँ। मैं आई एम द 3rd जनरेशन ऑफिसर, आई एम द 3rd जनरेशन सोल्जर। तो ये एक
लगातार प्रतिक्रिया है जो इतने वर्षों से बनती चली आई है। साथ ही साथ इसको अगर हम अपनी ऐतिहासिक परंपरा के साथ जोड़ते हैं तो जैसा कि आपको मालूम है कि गीता में भी लिखा हुआ है कि युद्ध भूमि में अगर कोई अपनी जान निछावर करता है तो वो जो है अमर हो जाता है। अब ये भावना जो है, ये भावना जब से हम लोग फौज में आते हैं तब से लेकर के पूरे समय ये भावना जो है साथ साथ बनी रहती है कि हमारे लिए इससे बड़ा उच्च कार्य कोई हो नहीं सकता कि देश के लिए हमें कुर्बानी करने का मौका मिले। ये एक बहुत अपने आप में गर्व की बात है और ये मौका वो सोल्जर जो है ढूंढता रहता है कि कहाँ ये मौका मिलेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि कितनी तत्परता रहती है। कई बार हमने देखा पूरी अपनी सर्विस में, JNK में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी, कि कई बार हमारे कुछ ऑफिसर्स, कुछ JCOs और जवान इसी वजह से शहीद हो जाते हैं कि उनकी ये भावना इतनी ज़्यादा उनके अंदर है कि वो कई बार जो है बेसिक गलतियाँ कर जाते हैं जी। और आपको मालूम है कि गोली जो है, गोली लड़ाई के मैदान में किसी को अलग अलग तो देखती नहीं है और उस बात से जो है वो अपनी जान खो बैठते हैं। ये जज्बा जो है, ये जो जज्बा है कि मुझे देश के लिए मरना है, मुझे सीने पे गोली खानी है, ये जो जज्बा है, ये जज्बा उसको प्रेरित करता है, ये उसको, जैसे आपने कहा। लेकिन एक बात और है, 1949 में जब करियप्पा साहब को भारतीय सेना का नेतृत्व मिला और जिसके कारण हम सेना दिवस मनाते हैं, हमेशा हर साल मनाते हैं 15 तारीख, उसके बाद से लेकर अब तक अगर देखें कैप्टन साहब, बहुत बड़ी सारी चुनौतियों का भारतीय सेना को सामना करना पड़ा। अगर इतिहास उठा के देखो तो 60 के बाद, 1960 के बाद भारतीय सेना को लगातार लड़ाइयाँ, 9 साल में भारत ने 3 बड़ी लड़ाइयाँ भारतीय सेना को लड़नी पड़ी। कैसे बिल्ड हुई ये धीरे धीरे परंपरा जो है, उसको कैसे आप देखेंगे? इस इतिहास में देखो तो कैसे आप देखेंगे? देखिए, जब हम आज़ाद हुए, हमारा इतिहास आज़ादी से बहुत हज़ारों साल पहले का, भारतीय सेना, आज की हम नई फौज देख रहे हैं, बट भारतीय सेना के जो भारतीय सैनिक है उन्होंने हमेशा लड़ाई की है। आप शुरू से देखिएगा, सैनिक हमारे भारत के हमेशा लड़ते रहे हैं। पहले 1000 साल लड़ाई की, अलग अलग रेजिमेंट्स में, आप समझिए कोई महाराष्ट्र के राजा हुए, कोई पंजाब के राजा, तो अपनी अपनी रेजिमेंट बाद में बनती चली गई। आज मॉडर्न सेना का एक रूप बनता चला गया। उसके बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने अपनी उसको और थोड़ा फॉर्मलाइज किया। जब उसके बाद, अब आप आज़ादी के बाद, अब क्या है, हमारी सेना उस वक्त इतनी मॉडर्न नहीं थी। अंग्रेज़ों ने हमारे को जितना उन्हें इस्तेमाल करना था, सॉरी टू से, वो उन्होंने अपने वर्ल्ड वॉर 2 में, 1 में जितना भी हमारे को, अब आज़ादी के बाद एकदम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, हथियारों का, देश विदेश, दूसरे देश जो हैं बहुत सारे तकनीकी हथियार लेके आ रहे हैं। भारतीय सेना के पास उस वक्त इतने ना, हिंदुस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी कि हम उन हथियारों को, उनकी ताकत को मैच कर सकें। किसी कारणवश, बहुत सारे कारणों की वजह से हमें लड़ाई में जाना पड़ा। तो हम एक तरह से एक अपने दोनों हाथ की जगह, एक कह सकते हैं एक हाथ से हम लड़ाई लड़ने गए किसी भी उसमें। हमने, हमारे सैनिकों ने, आप देखा कितनी वीरता से लड़े हैं। आप उसके लिए हमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, जैसे आप कहते हैं, तो हमारी लड़ाई में कोई कमी नहीं है भारतीय सेना की। आप सीधा के सीधा आप उठाया और कश्मीर में चले गए ठंड में, बिना इक्विपमेंट के, बिना अच्छे मॉडर्न जूतों के। ऐसे कई वाकये जहाँ पे ऐसे हमारे सैनिकों ने अपने आप, हमारे कहते हैं कि हमारा सैनिक सबसे कम रिसोर्सेज में मैनेज करता है। हमारे भारतीय सैनिक को आप 2-3 लीटर में काम चल जाता है पानी के, जो दूसरे देशों की जो पढ़ने को मिलता है कि वहाँ के सैनिकों को 28-28 लीटर पानी चाहिए होता है। एक लड़ाई में इतना सप्लाई सपोर्ट करना, तो ये काबिलियत की बात है कि हमारे सैनिक कितना झेलता है और कितना शक्ति है। और तो इस तरह की चुनौतियां हमारे सेना ने झेली हैं। उसके बाद सब, जब 2-3 लड़ाइयां हो चुकी हैं, उसके बाद सब ने उसको सारे हमारे मॉडर्नाइजेशन हुआ, नए नए हथियार आए और आज हमारी सेना, आप देखते हैं कि दुनिया में, विश्व में सबसे, आपने कहा, सबसे सक्षम और ताकतवर सेनाओं में उभर के आ रही है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है सेना की जो क्षमता है वो एक सैनिक पर टिकी हुई है और सैनिक ने हमेशा बिना परवाह किए हुए, हमारे पास हथियार हैं या नहीं हैं, इक्विपमेंट है, अच्छे जूते, कपड़े, जिस तरह के मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसने आगे बढ़ के काम किया है। तो सबसे ज़्यादा सेना को संभालने के लिए, जो आपने कहा, जनरल साहब ने भी बताया, सबसे ज़्यादा क्या है, जज्बा है। आपने एक बार वर्दी पहन ली तो वो हरे रंग का जो नशा है, जो कुर्बानी कर देने का कहा, वो सब आगे बढ़ के क्यों आते हैं? क्योंकि देश के लिए कुछ करना है। लेकिन एक बात और है भारतीय सेना के बारे में, बड़ा दिलचस्प, जब सेना दिवस की बात चल रही है तो जो दिलचस्प उदाहरण भारतीय सेना के बारे में दिए जाते हैं, उनमें एक ये भी है कि शायद दुनिया की
कुछ गिनी चुनी सेनाओं में से एक हैं जिसने कभी भी पहला आक्रमण दुश्मन पर नहीं किया। क्या आप सहमत है इस बात से? दुश्मन कभी भी किसी देश पर भी हमला नहीं किया, अतिक्रमण नहीं किया, और हमेशा बचाव जब अपने ऊपर बात आई तभी जो है वो युद्ध क्षेत्र में गई। ये भी शायद एक ऐसा उदाहरण है जो दुनिया की बहुत कम सेना। हाँ, ये ऐसा भी उदाहरण है ये, लेकिन इस उदाहरण के ऊपर कई बार जो है बहुत सवाल उठते रहते हैं। जैसे अभी भी अगर पठानकोट की बात आपने शुरू की और पठानकोट में जो एक्शन हुआ या कहीं उसके पहले गुरदासपुर में हुआ, कई ऐसे एक्शन होते रहते हैं। तो बार बार देश को शायद यही सोचता है देश की, अरे एक तरफ तो बात करते हैं कि हमारी सेना इतनी सक्षम है, तो दूसरी तरफ अपनी सेना को हम इनको मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते हैं। जी। लेकिन वहाँ पे मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये कहना चाहूँगा कि जो क्षमता है उस क्षमता का इस्तेमाल जो है भारतीय सेना ने, हमारे देश ने हमेशा शांति को कायम रखने के लिए किया है, शांति को भंग करने के लिए नहीं किया है। और वहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमें मालूम है कि कितना भी फोर्स को इस्तेमाल किया जाए, फोर्स के द्वारा जो है आज तक किसी भी समस्या का समाधान हो नहीं पाया है। अल्टीमेटली चाहे वो पहला महायुद्ध हो, चाहे दूसरा महायुद्ध हो, चाहे हमारी लड़ाइयाँ रही हो, पाकिस्तान के साथ 4 लड़ाइयाँ हो चुकी, चाइना के साथ 3 हो चुकी, 1 हो चुकी, लेकिन अल्टीमेटली जो सवाल जो उठता है यही कि आपको टेबल पे बैठ करके एक ठंडे दिमाग से, एक लॉजिकल तरीके से, इस मानवता का ख्याल करते हुए हर चीज़ समस्या का समाधान निकालना है। ये उस वजह से ये हमारी विशेषता है, और विशेषता नहीं, ये हमारी ताकत है कि हम इतनी ताकत रखते हैं कि ऐसी छोटी मोटी वारदातों के ऊपर जो है हम किसी को अपनी पूरी सेना की क्षमता से उसको पूरे माहौल को नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये एक ताकत है, एक स्ट्रेंथ है। ये उसी तरह से है जैसे कि अगर गली में आपके ऊपर कोई पत्थर मार रहा है और आपने उसको जो है जाके चाकू मार दिया, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ये उस तरह की कहानी है, और देशवासियों को ये समझना चाहिए कि ये क्षमता की कमी की वजह से नहीं है, ये हमारी समझदारी है पूरी मानवता के लिए, उसकी वजह से हमने अपने आप को रोक के रखा। और भारतीय जो सेना का जो ह्यूमन फेस है, अगर उसकी अगर बात करें तो उसका एक जो बड़ा उदाहरण है वो ये है कि आज अगर यूएन के पीस मिशनों की बात करें, शांति मिशनों की बात करें, तो भारतीय सेना उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर है। यानी दुनिया में शांति मिशनों में जो भारतीय सेना है उसका सबसे बड़ा रोल है। ये दिखाता है भारतीय जो सेना है उसका एक ह्यूमन फेस दिखाता है। लेकिन इसके अलावा कैप्टन तायल, ये भी दुनिया में बहुत से विशेषज्ञ कहते हैं कि हाई एल्टीट्यूड हो या माउंटेन वॉरफेयर हो या फिर जंगलों में लड़ने के लिए, इसमें भी भारतीय सेना को सबसे ज्यादा दक्ष सेना माना जाता है दुनिया की अगर तमाम सेनाओं की हम जब उनकी तुलना करते हैं। क्या आप सहमत हैं इस बात से? जी बिल्कुल। देखिए, भारतीय सेना की जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग के साथ साथ इस तरह की ट्रेनिंग है, आप उसे ट्रेनिंग दुनिया भर की किसी भी सेनाओं के साथ तुलना कर सकते हैं। और उस ट्रेनिंग में इतना कुछ बताया जाता है, इतना कुछ सिखाया जाता है आपको कि आप उससे हर तरह की सिचुएशन में आप उसको ढाल सकते हैं। उस ट्रेनिंग चाहे आप कहीं पर भी हो, पहाड़ पर हो या जंगल में हो या किसी, आपको सब कुछ सिखाया जा रहा है, आपको क्षमता दी जा रही है उसको सहन करने के लिए, उसको आगे कैसे करने के लिए। अब आप एक जवान जो राजस्थान का है वो जम्मू कश्मीर में ठंड में जाके, सियाचिन में जाके बहुत वीरता के साथ वहाँ पर, ये कैसे होता है? ये भारतीय संस्कृति के हिसाब से हर जवान के अंदर है कि सब कुछ अपना कुर्बान देने की बात जो चल रही है। ट्रेनिंग के साथ साथ आप ट्रेनिंग आपको मिल गई है, और उसके बाद आप देखिएगा सेना का जो कल्चर है जो हज़ारों साल से हम देख रहे हैं। आपने कहा कि भाई हम सबसे कम रिसोर्सेज में हमारे हिंदुस्तान की सेना काम करती है, तो ये संस्कृति का एक हिस्सा है। और जो तमाम सेना के नाम पर जो रिकॉर्ड्स दर्ज है, उसमें एक रिकॉर्ड ये भी है कि दुनिया में सबसे ऊंचा, जो कह सकते हैं कि जो सबसे ऊंचा हाईएस्ट जो बैटलफील्ड है जिसको सियाचिन के नाम से जाना जाता है, सियाचिन ग्लेशियर, समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, वहां भी भारतीय सेना -60 डिग्री के टेम्परेचर में वहां पर डटी हुई है। और ये भारतीय सेना के जो अंदर जो इसका जो पौरुष है वो दिखाता है। लेकिन जनरल साहब, ये बात आपने शुरू में कही और मैंने भी ये कहा कि गौरवशाली परंपरा है, लेकिन बीच में कुछ खबरें इस तरह की भी आती थी, अभी भी आती हैं कि सेना के पास जो है वो बहुत ज़्यादा अफसर, खासकर जो युवा लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग अब तमाम तरह के ऑप्शन होते हैं, सेना में आने का विकल्प जो है वो बहुत कम ऑप्ट करते हैं। और ये सेना को अब लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए इसमें। ये भी एक कॉन्सेप्ट आपको लगता है बदलने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसे है कि सेना का विकल्प जो है वो देश की जो डेवलपमेंट है, इसका जो प्रोग्रेस है, उससे जुड़ा हुआ है।
जब आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे और विकल्प आ गए हैं कैरियर ऑप्शन की वजह से, और उन विकल्प में आपके सर्विस कंडीशंस या जो आपके डे टू डे लिविंग है वो अलग किस्म की है और ज़्यादा आसान है, तो ज़रूरी बात है कि ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि आप उसके लिए जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय सेना में आने वाले लोगों की कमी नहीं है। जितने लोग, चाहे अफसर हों चाहे JCO जवान, कितनी बार आपने अखबार में पढ़ा होगा कि अगर 100 की वैकेंसी होती है तो वहाँ 10,000 लोग भर्ती के लिए खड़े होते हैं जी। तो नंबर्स की कमी नहीं है, लोगों के आने वालों की कमी नहीं है, जो जज्बा रखते हैं फौज में भर्ती होने का उनकी कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि क्या ये लोग हमारी सेना जो कि बहुत ही प्रोफेशनल सेना है उसमें आकर के इसके स्टैंडर्ड के मुताबिक ऊपर उठने की काबिलियत रखते हैं या नहीं जी। तो जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है वो इतना सख्त है, उस सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं बन पाते हैं। अब हमारी जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो ऑफिसर्स का चुनाव करती है वहाँ पे रिस्पांस कम नहीं है, लेकिन उसमें से जो सही मटेरियल जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ये हमारी समस्या है, नंबर्स की समस्या नहीं है जी। तो जज्बा भी लोगों में है, लेकिन वो जज्बा जो है, आप ये मानेंगे कि हमारी सेना के बारे में इतने बड़े देश में मालूम ही किसको है कि क्या है ये। हम लोग खुद जब भर्ती हुए थे, हम लोग जब अफसर बनने गए थे, 15 अगस्त की परेड देखी थी हमने और 26 जनवरी की परेड देखी थी, उसके अलावा हमें क्या मालूम था कि सेना क्या है। वो परेड आपको खींच के ले गई। वो परेड और वो जज्बा जो है 71 की लड़ाई उस समय बिल्डअप चल रही थी और जून में हम एकेडमी में गए थे। जनरल साहब, आई लाइक टू ऐड, आज आई एम सॉरी, ये सिर्फ एक क्या है, हम बात करते हैं कि सैक्रिफाइस या हम देश के लिए कुछ करना है, आज ये एक वायबल करियर हो चुका है। ये सिर्फ लड़ाई का ही नहीं है। अब आप देखिए, एडवेंचर्स के लिए कहिए, आप सेना आपको ऐसी ऐसी जगह पे भेजती है जनरल साहब जहाँ पर नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता है। बिल्कुल। वहाँ पर एडवेंचर के हिसाब से देखिएगा, करियर के हिसाब से इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी टेक्निकल स्किल्स आपको प्रदान की जाती हैं कि आज आप किसी भी जो सिविल साइड में है उसके साथ आप बैठ के टेबल पे बात कर सकते हैं। इतने टेक्नोलॉजिकली और सेना से, जैसा उन्होंने कहा कि सोल्जर कभी रिटायर नहीं होता, और सेना से निकल जाते हैं तब भी उनके सामने बहुत विकल्प रहते हैं। ये लोगों को लगता है सेना से आया व्यक्ति है, डिसिप्लिन होगा और इसके पास हुनर भी होगा, ताकत होगी, साहस होगा, तो इसलिए उसको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना आपसे कि नंबर्स की कमी नहीं है जो आना चाहते हैं, लेकिन वो सिलेक्शन प्रोसेस में रुक जाते हैं। जी जी जी। और जो आ जाते हैं उसके बाद जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा का जो विकास होता है, चौमुखी प्रतिभा का, वो जैसे कैप्टन तायल ने बोला, वो तो उसके पास है ही है, लेकिन वो सब तो उसको बाद में पता चलता है। पहले तो नहीं पता होता। पर कैप्टन तायल, मॉडर्नाइजेशन की भी एक सवाल उठता है। लोग कहते हैं कि भाई अब से कुछ साल पहले लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि भारतीय सेना के सामने मॉडर्नाइजेशन की चुनौतियां हैं, जो इक्विपमेंट हैं, जो नाइट डिवाइसेज हैं, इस तरह की जो आपके आजकल जो नई नई तकनीक आ गई उसका अभाव है, इस तरह की बातें। हालांकि नई सरकार ने इस बारे में कई कोशिशें शुरू की हैं, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर बहुत प्रोएक्टिव है इसको लेकर, लेकिन आपको लगता है कि अब क्योंकि परंपरागत युद्ध नहीं होंगे, अगर इस तरह की सेना को अब अलग तरह का तकनीक के साथ लड़ो, क्या उसके लिए आपको लगता है हमारी तैयारी है, हम लोग उसके लिए जी यकीनन, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है उसमें सब सरकार काम करती है, बट आज हमारी भारतीय सेना बहुत मॉडर्न सेना में से है। मुझे हम बात कर रहे थे कि पहले हम मैप रीडिंग करके जाते थे पुराने कश्मीर में, हम मैप रीडिंग देख के जाते थे। आज मैं अपने साथी से पूछ रहे थे, कहते मैप अब हम नहीं देखते हैं, आजकल सब गूगल पे जीपीएस लगा के सबके पास जीपीएस है। तो ये क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजी का फायदा हुआ है, हथियारों की कमी नहीं है। तो मॉडर्न सेना, हमारी आज सेना बहुत मॉडर्न बन चुकी है। हम ये किसी से कंपेयर नहीं करना चाहते कि दूसरे की सेना, पाकिस्तान की सेना या चाइना की सेना से, हम अपना कंपैरिजन अपने आप किसी से क्यों करें, सेना है अपने आप। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, सबसे बड़ी बात यह है कि बैटलफील्ड सर्वाइवेबिलिटी के लिए जी ये आवश्यक है। इसमें किसी की चॉइस नहीं है कि आप मॉडर्न होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, जी जी, या आप अपनी सक्षम है पूरे स्पेक्ट्रम ऑफ वॉरफेयर के लिए कि नहीं। ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपकी बैटलफील्ड सर्वाइवेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है कि आपको मॉडर्न होना ही पड़ेगा। आपको पूरे स्पेक्ट्रम लड़ाई की जो भी प्रेजेंट करती है उसको लड़ने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ाना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो बैटलफील्ड में आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये आप ऐसे समझ लीजिए कि ये इसमें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारी अपनी
कहना चाहें आप तो ये कहते हैं हमारी मजबूरी है कि हमें मॉडर्न होना ही पड़ेगा, हमें वक्त अपनी की जरूरत सक्षमता को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसलिए जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, जैसे जैसे अलग अलग फैसेट्स लड़ाई के अनकवर हो रहे हैं, भारतीय सेना भी उसके साथ साथ चल रही है। जो आपने कहा कि इक्विपमेंट्स की या इन चीज़ों की कई बार कमी के सवाल उठते रहते हैं, माना कि जितना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जब कल को कोई एक्शन होता है, कोई लड़ाई होती है, कोई क्राइसिस स्पॉट होता है, तो पूरी की पूरी सेना तो नहीं वहाँ पहुँच जाती है, और जितनी वहाँ पहुँचती है उसके लिए जितना कुछ चाहिए वो हम उनको मुहैया करा देते हैं। तो कह सकते हैं कि कोई भी चुनौती हो, भारतीय सेना उस चुनौती का डटकर सामना कर सकती है, उसके लिए पूरी तरह से सक्षम है। और आज हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। हम आज मकर संक्रांति का त्यौहार मना रहे हैं, हमने 2 दिन पहले लोहड़ी का त्यौहार मनाया था, होली दिवाली मनाते हैं, 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे तमाम मौके हम खुशी से मनाते हैं। तो हमको एक बार सोच लेना चाहिए कि हम देश की सीमाओं के अंदर सुरक्षित हैं और खुशी से ये सब कुछ अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसका श्रेय भारतीय सेना को है, और जिनकी हिफाजत के कारण, जिनकी ताकत के कारण, जिनके साहस के कारण हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो सेना को सलाम जरूर बनता है, आज भी बनता है, और सिर्फ आज नहीं बनता, साल के 365 दिन सेना को सलाम बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों यहाँ पर आए और चर्चा में आपने शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया। सेना को सलाम में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।